अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चे ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? और सब बच्चों को स्क्रीन भी क्या नज़र आ रही है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। चलने सही है। मैंने वो एक टॉपिक थोड़ा बच्चे कह रहे थे कि नहीं समझ आई पीएच एंड पीओएच वाली, वो एक 5 मिनट में इसकी समरी जो है रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो टॉपिक पढ़ने से पहले सारे बच्चे किताबें खोल लो, जो है पेज नंबर 230, 230 या 229 पेज नंबर है, वो खोलने सारे बच्चे। चलें, पीएच एंड पीओएच हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज समरी देख लेते हैं इसकी कि है क्या चीज। तो आपके सामने पीएच एंड पीओएच के बारे में आ गया है। पीएच, पहले हम पीएच को डिस्कस करते हैं। पीएच क्या होता है? ये हम हाइड्रोजन आयंस, जो H पॉजिटिव आयंस हैं किसी सोल्यूशन के अंदर, इनको मेयर करने के लिए जो स्केल यूज करते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये स्केल जो होता है लॉग स्केल होता है। हम इसको लेते कैसे हैं? हम सिंपली ये करते हैं कि हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग ले लें तो हमें क्या मिल जाता है? पीएच मिल जाती है। तो आसान है कैलकुलेट करना। फिर हमने कल ये भी देखा था कि जब आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तब आपके सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻7 होती है। अगर आप ये वैल्यू पुट करो तो क्या आंसर आ जाता है? आपकी pH 7 आती है। इसका मतलब अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो आपका जो pH है वो कितनी होगी? pH आपकी 7 होगी। pH हम फाइंड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी को देखने के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, ठीक है, कितना बेसिक है। इसका बिल्कुल ही एनालॉगस एक स्केल है पीओएच, वो भी यही चीज चेक करने के लिए ही हमें बताता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये लेकिन ये जो स्केल है ये बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। पीएच में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और पीओएच में हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं। ये भी लॉग स्केल है। इसको फाइंड कैसे करते हैं? हम हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, आपका पीओएच आ जाता है। आसान सी चीज है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जब आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो OH की कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻7 होती है। वो वैल्यू पुट करो, पीओएच आपकी क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस टाइम आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है उस सॉल्यूशन की पीओएच भी कितनी होती है? 7 होती है। ये हम इससे बेसिसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और एसिडिटी भी फाइंड कर सकते हैं। बच्चे ये आप लोग सॉल्व करके देखो, ये 7 किधर से आया है, ये सॉल्व करो। जब 10⁻⁻7 इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 7 आएगा, क्योंकि log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। पावर शुरू में चली जाती है log के अंदर। ये मैट्रिक में आप लोग करते हो। अच्छा, एक स्केल है इधर, ये देख लेते हैं। कहता है जी पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल 0 से लेके 7 से पहले पहले यानी कि 0 से लेके 6 तक जो वैल्यूज हैं, ये पीएच स्केल में बात कर रहा हूं दोबारा। 0 से लेके 7 तक की जो वैल्यूज हैं वो एसिडिक हैं, ठीक है। वो अगर इतना कोई आंसर आ जाए तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। 7 पीएच न्यूट्रल है। 8 से लेके 14 तक आपका क्या है? आपकी जो बेसिसिटी है वो बढ़ती है। यानी कि क्या हुआ, आप ऐसे जब मूव करते हो, 1 क्या है? 1 इज मोस्ट एसिडिक। लेकिन जैसे जैसे आप मूव करते हो आगे 6 तक आते हो तो एसिडिटी कम होने लग जाती है। 7 पे बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। 7 के बाद बेसिसिटी करैक्टर जो है वो बढ़ने लग जाता है। लेकिन इन केस ऑफ पीओएच ये बिल्कुल एनालॉगस है। मैंने कल भी बताया था कि जो पीओएच में सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है? वो आपको बेसिसिटी, मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन बताती है जी, पीओएच जो 1 है। जैसे जैसे आप मूव करते हो हायर वैल्यूज की तरफ तो क्या होता है? आपकी जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये है जी पीएच एंड पीओएच। एजाज बच्चे, ये दोनों है, पीएच भी है और पीओएच भी है। पीएच नीचे वाला स्केल है। पीएच में हम एसिडिटी, असल में पीएच और पीओएच आपस में बिल्कुल उल्ट हैं। देखो, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन की पीएच 1 है
उस सॉल्यूशन की पीओएच कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है, समझ लगी बात की? चलो आगे चलते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच आपकी 7 होगी, एसिडिक आपकी, ये आपके सामने एक मैंने पिक्चर आई है, इस पिक्चर को देखें आप लोग, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल हम कैसे फाइंड करते हैं? पीएच हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्यूशन का पीएच क्या है? फॉर एग्जांपल आप पानी के अंदर नमक ऐड करते हो, आप पीएच फाइंड करना चाहते हो। सिंपल तरीका क्या है, आपके पास पीएच जो स्केल लिटमस पेपर होते हैं उसके जरिए आप लोग फाइंड करते हो, लेकिन चलो वो लैब की बात है। अभी आपके सामने कलर्स आप लोगों के याद तो नहीं रहेंगे। आपके पास जो स्केल होता है लैब के अंदर, स्केल के अंदर लिखा होता है कि अगर ये कलर आएगा तो उसकी पीएच कितनी है, ये कलर आएगा तो उसकी पीएच कितनी है। अभी जो 1 पीएच है, जो मोस्ट एसिडिक जो आपका पीएच मोस्ट जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जिसमें मोस्ट ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसका जो कलर है वो आप लोग देख सकते हो, मेरून सा कलर है। और किसकी पीएच है? ये गैस्ट्रिक एसिड, जो आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है ये उसकी पीएच है। 2 पीएच किसकी है? लेमन जूस की है, एप्पल जूस की पीएच 3 है, टोमेटो जूस की 4 है, ब्लैक कॉफी की 5 है, मिल्क की 6 है, प्योर वाटर जो होता है उसकी 7 है, एग की 8 है, बेकिंग सोडा की 9 है, हैंड सोप की 10 है, अमोनिया सोल्यूशन की 11 है, ब्लीच की 12 है। और जो आप सोल्यूशन तैयार करते हो NaOH को फॉर एग्जांपल आप पानी के अंदर ऐड कर देते हो, लेकिन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो मोस्ट बेसिक होगा, उस 13 14 उसका क्या होगा? पीएच होगा। समझ आ गई बच्चों? ये साथ ये है पीएच एंड पीओएच। अब आखिरी चीज थी वो पढ़ते हैं। कहता है कि जिस तरह से पीएच और पीओएच होते हैं, उसी तरह सेम वे में पीकेडब्ल्यू भी होता है। केडब्ल्यू हमने कल देखा, अगर हम उसी केडब्ल्यू का नेगेटिव लॉग ले लें तो वो भी क्या बन जाएगा? वो पीकेडब्ल्यू बन जाएगा। नेगेटिव लॉग हम क्यों लेते हैं? ताकि हम सिंपल स्केल के अंदर अपना जो आंसर है, जो वैल्यू है वो ला सकें। क्योंकि 10⁻⁻14 कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन 14 जो है ये बताना आसान है। ठीक है, 14 वैल्यू है, ये ज्यादा इजी है, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो ये है आपका जिस टाइम आप के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग लोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो पी के डब्ल्यू बन जाएगा। तो हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अंदर के डब्ल्यू जो है ये इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, अच्छा अगर आप नेगेटिव लॉग लो दोनों तरफ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयंस माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक हो गया बच्चों इतना? अब देखो नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पीके डब्ल्यू। नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पीएच। और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ये क्या बन जाएगा? आपका पीओएच। तो इसका मतलब है जो आपका PKW है ये इक्वल किसके हो जाएगा? PKW विल बी इक्वल टू PH प्लस POH। तो ये हमने कल इतना पढ़ लिया था, तो आज मैंने ये समरी आपको बता दी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि समझ नहीं आई, तो अब सब बच्चों का इतना क्लियर है। चलो सही है, अब आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, या जिसे हम सिंपल KA कहते हैं। तो आज हम हमारा टॉपिक ये होगा। आप जल्दी से बुक खोल लें, पेज नंबर 231 है। अच्छा पीके वाला क्या रिपीट कर दूं? मुझे समझ नहीं है, आपका एक नाम भी शो नहीं हो रहा। आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। चलें यही टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक? आयनाइजेशन, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए क्या चीज है ये हम देखेंगे। अच्छा आपको पता है एसिड की डेफिनेशन क्या है? पहले तो ये बताएं। आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो, एसिड बेस एसिड बेस। तो एसिड क्या होता है? या ये बताएं जिस टाइम हम एसिड को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो एसिड करता क्या है?
आपने HCl को पानी के अंदर डिजोल्व किया तो एसिड क्या करेगा, आयोनाइज होगा, अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देगा। तो एसिड की हम प्रॉपर्टी ही ये कहते हैं, एसिड की डेफिनेशन ही ये बोलते हैं, वो वाली स्पीशी जो प्रोटॉन डोनेट करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एसिड बोलते हैं। तो पहली चीज ये होगी, एसिड क्या है, एसिड जो है प्रोटॉन देता है, ठीक है। जब भी आप एसिड बेस वाला रिएक्शन करो तो जो स्पीशी प्रोटॉन देगी वो क्या है, वो आपका एसिड है। अब एक जनरल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, आपके पास एक वीक एसिड है HA, ठीक है, एक वीक एसिड है HA। आपने HA को क्या किया, पानी के अंदर डिजोल्व किया, HA क्या करेगा, HA अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा वाटर को, ऐसे ही है। तो आपके पास जो रिएक्शन बनता है वो क्या है, HA आपका वीक एसिड, जनरल एसिड है, कोई मैंने स्पेसिफिक नहीं लिया, हमने कोई स्पेसिफिक नहीं लिया, हमने एक जनरल एसिड लिया है HA, उसको पानी के अंदर डिजोल्व किया। क्या होगा, आपका जो एसिड है वो अपना प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा वाटर को। अब क्या बनता है, A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक हो गया बच्चों। अब देखो मैंने ये स्पेसिफिक चीजें लिखी हैं, ये है एसिड जिसने प्रोटॉन दिया है, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है वो बेस है। मैंने इधर एक चीज लिखी है कॉन्जुगेट बेस। व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस, किसी बच्चे को आइडिया है कॉन्जुगेट बेस का? अच्छा, कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, जिस टाइम एक एसिड अपना प्रोटॉन जो है डोनेट कर देता है। अब आप लोगों ने इस चीज को गौर से सुनना है, जिस टाइम पे एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है, पीछे जो नेगेटिव पोर्शन बच जाता है, ठीक है। अभी देखें HA है ना, इसमें H उसने डोनेट कर दिया है, पीछे A नेगेटिव बच गया है, ठीक है। अब A नेगेटिव के पास एबिलिटी है, ये दोबारा से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। अब ये A नेगेटिव दोबारा से क्या कर सकता है, हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन दोबारा से एक्सेप्ट कर सकता है। अब क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसे हम बेस कहते हैं। लेकिन ये जो बेस A नेगेटिव बेस बना है, ये एसिड ने प्रोटॉन जब डोनेट किया था तब बना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है तो ये बेस, इसके पास एबिलिटी है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये बनी कब है, बनी तब है जब एक एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, इससे इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। समझ लगी बच्चों? अच्छा मैं रिपीट करता हूं, पहले तो आप लोग इस चीज को समझें, जो बेस होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, ठीक है। बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, ये क्लियर है, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, ये जो A नेगेटिव है ना, ये यहाँ से हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन को ले सकती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, ये बेस है। कॉन्जुगेट क्यों है, क्योंकि ये एसिड से बनी है, एसिड ने जब प्रोटॉन दिया था तब ये बनी है, इसलिए इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। ठीक हो गया बच्चों? अब आगे चलते हैं। अब इस आपके सामने एक रिएक्शन आ गया है, HA प्लस वाटर गिव A नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन। बच्चे ए सिंपल एसिड के लिए, जनरल एसिड के लिए स्टैंड कर रहा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई मैंने ये नहीं बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या कोई और एसिड है, मैंने बोला है जनरल एसिड है, ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या होगी? केसी हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि केसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो ऊपर तो हो गया प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, A नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, उन दोनों की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई, और रिएक्टेंट जो थे HA प्लस वाटर, इनकी जो कंसंट्रेशन है ये हम नीचे लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है ये हमारा काफी डाइल्यूट है, डाइल्यूट सोल्यूशन समझते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, सोल्यूट की कम होती है। सॉल्वेंट इसमें वाटर है, वाटर जो है वो हमारा क्या है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, वो कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट जो होता है इसमें पानी, आम जुबान में मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, डाइल्यूट मतलब पानी की अमाउंट जिसमें ज्यादा है, ठीक है।
एसिड थोड़ा हमने डाला है और पानी जिसमें हमने काफी ज्यादा डाला है। अब जिस टाइम पे हम पानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पानी हमारा एक्सेस अमाउंट में है, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कहता है जी, जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। आपने ये कहना है कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है जो वो शुरू में थी इक्विलिब्रियम में भी, जो इनिशियल स्टेज पे थी इक्विलिब्रियम पे भी, वो उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, वाटर की कंसंट्रेशन को इस साइड से उठा के दूसरी साइड पे, केसी वाली साइड पे ले जाना है। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वाटर लार्ज एक्सेस पे प्रेजेंट है, तो आप वाटर को यहाँ से उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाओ, तो अब ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, के सी मल्टीप्लाई बाय वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इनटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। इतना क्लियर है बच्चों? बच्चे ये हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव होता है, ये हाइड्रोनियम आयन है। चले, अच्छा, केसी जिस टाइम वाटर के साथ मल्टीप्लाई होगा इन केस ऑफ एसिड, जिस टाइम एसिड आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका के ए, जो क्या है, जो आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। ये आपका सिंपल क्या है, के ए। के डब्ल्यू हम लिखते हैं इन, जब आपका क्या होता है, वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आप फाइंड कर रहे होते हो, ये इन केस ऑफ एसिड है, तो हम क्या बोल लिखेंगे इसे, के ए लिखेंगे। क्या है इस, पढ़ते क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आसान सा था, मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, इसको देख के, ये जो इक्वेशन लास्ट इक्वेशन आई है, के ए की वैल्यू आई है, इसको देख के मुझे बताओ कि के ए हमें क्या बताता है। क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मैंने ये पूछा है आपके सामने, ये लास्ट रिलेशनशिप बना है, के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इनटू A नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। ये जो रिलेशन है ये आप लोगों को क्या बताता है, मैंने ये पूछा है। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात आप लोगों ने गौर सुननी है। ये H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव क्या है, ये वो वाला एसिड है जो आयनाइज हो गया है वाटर के अंदर। ये देखो HA को जब हम पानी के अंदर डाला तो A नेगेटिव और H3O जो वो वाला एसिड जो आयनाइज हो गया था, और HA ये वो वाला एसिड है जो इनिशियल, जो शुरू में प्रेजेंट था, जो अनआयोनाइज्ड है। ठीक है, तो Ka हमें बताएगा, अब Ka हमें बताता है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, कि एसिड कितना स्ट्रांग है। एसिड जितना ज्यादा आयोनाइज करेगा, जितने ये आयन ज्यादा होंगे, उतना आपके के ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो के ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये आपको बताएगा कि आपका एसिड स्ट्रांग है या वीक है। अब देखो के ए की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब वो ज्यादा आयोनाइज करेगा। ये देखो के ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है आयोनाइज्ड आयंस के साथ, तो अगर आयोनाइज्ड आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो के ए की वैल्यू ज्यादा, के ए की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब आपका एसिड क्या है, वो स्ट्रांग एसिड है। अच्छा, मैं रिपीट करूंगा लास्ट पे, लेकिन अभी जो कह रहा हूं उसको साथ साथ सुन लो। लेकिन इन केस ऑफ आयोनाइज्ड आयंस की कंसंट्रेशन कम है, जो एच ए है, जो अनआयोनाइज्ड है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, आपका एसिड वीक है। तो के ए जो आपका कांस्टेंट है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ये हमें बताता है कि आपके एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, आपका एसिड वीक है या स्ट्रांग है। तो के ए इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक हो गया। अब के ए की वैल्यू ज्यादा, आपका एसिड क्या होगा, आपका एसिड स्ट्रांग होगा, आपका एसिड ज्यादा आयोनाइज होगा। लेकिन के ए की वैल्यू कम है तो आपका एसिड कम आयोनाइज होगा, आपका एसिड वीक होगा। अब बताएं, अब क्लियर है ये चीज? बच्चे ए नेगेटिव, मैंने शुरू में बताया था, ए नेगेटिव जो है वो नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एसिड है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने पहले बोला था एच ए क्या है, जनरल एसिड है। अगर आप HCl लेते हो तो Cl नेगेटिव जो है वो आप ए की जगह पे लिख दोगे।
सुभान बच्चे, इस क्वेश्चन का मैं आंसर अगली स्लाइड में देता हूं। अगर आपकी जो के ए की वैल्यू है वो 10⁻³ से छोटी होगी तो आपका जो एसिड है वो वीक होगा। ठीक है बच्चे, अगर वो जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ज्यादा है के ए की वैल्यू, तो आपका एसिड स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो 1 से लेके 10⁻³ के दरमियान वो रेशो वो उसकी के की वैल्यू आती है तो वो आपका एसिड मॉडरेटली स्ट्रांग होगा। ठीक है, आंसर मिल गया आपको बच्चे इसका। बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर कुछ दिनों तक अपलोड हो जाएंगे, इस चीज की फिक्र ना करें। अभी जो लाइव लेक्चर हो रहा है इसको तो समझ लें पहले। अच्छा, इधर तक जितना रेहान बच्चे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये तो टॉपिक ही अलग है, अभी तो हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं। मॉडरेटली मतलब दरमियाना, ना ज्यादा स्ट्रांग ना ज्यादा वीक। बच्चे मॉडरेटली स्ट्रांग की जो वैल्यू है, अगर आपकी वैल्यू ये जो वीक और स्ट्रांग के दरमियान आ जाए, देखो वीक की वैल्यू क्या है 10⁻⁻3, स्ट्रांग की क्या है ग्रेटर देन 1, इन दोनों के दरमियान अगर आ जाए वैल्यू तो आपका जो एसिड है वो मॉडरेटली स्ट्रांग। जी बच्चे बिल्कुल, बेस का कांस्टेंट भी है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अच्छा, आपके सामने एक डायग्राम आई है, एक पिक्चर आई है, उसमें आप लोग देख सकते हो डिफरेंट एसिड्स की के ए वैल्यू दी गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो सामने है आपके, आप देख सकते हो H3O पॉजिटिव की जो कि वैल्यू है 1.0 है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, के ए की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये जो वाला H3O है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो ये H2O वाटर है ये सबसे वीक एसिड है। ठीक है बच्चे, ये है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना बाय के ए, या इस टॉपिक का क्या नाम था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्लियर है इतना सब बच्चों का? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है, सेम यही है, लेकिन उसमें हमने बेस कांस्टेंट देखने हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जिसको हम नोट करते हैं के बी के साथ। अच्छा, बेस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। बच्चे डायग्राम तो सिंपल मैंने बताने के लिए कुछ वैल्यूज दी हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखो H3O पॉजिटिव आयन है, इसकी के की वैल्यू है 1.0। 1.0 होने का मतलब क्या है, ये एसिड क्या है, काफी स्ट्रांग है। मैंने इस जो ऊपर वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर डाली है। H3O की वैल्यू क्या है 1.0, यानी कि ये एसिड क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, आपकी जो के ए की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। तो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर के ए की वैल्यू इंक्रीज करे तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, अगर डिक्रीज करेगी तो अपोजिट सी बात है, इसका बिल्कुल उल्ट हो जाएगा कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। तो जो आपका जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। सबसे जो इस तरफ है वो आपका स्ट्रांग एसिड है, और सबसे जो बिल्कुल राइट पे है वो क्या है, वो आपका वीक एसिड है। सिंपल, ये बस आपकी पिक्चर थी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके सामने आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है जी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस के बी। बेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, वो क्या है, बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। आसान सी डेफिनेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चे परसेंटेज आयनाइजेशन कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, मेरा ख्याल है, या आप खुद भी खाली इसका फार्मूला देखना है वो देख लो। के बी जो आपका टॉपिक है इसकी तरफ आते हैं। बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे आपके सामने एक इक्वेशन आती है
NH3 जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो NH3 वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH4 बना रहा है। NH3 है ये वाटर से प्रोटॉन लेके NH4 बना रहा है और OH हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इस स्पीशी को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस ऊपर मैंने लिख दिया है। अमोनिया को जिस टाइम हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ये प्रोटॉन को क्या करता है, वाटर से एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करता है, वो सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर देता है। ऐसी स्पीशी को जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये तो होगी बेस की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे उस केस में कॉन्जुगेट बेस बनी थी, इस केस में इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट, ये जो NH4 पॉजिटिव बना है इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्यों बोलेंगे, अब देखें जो NH4 बना है, NH4 के पास ये एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन को जो डोनेट करे वो आपका एसिड होता है। अब क्योंकि ये बेस से बना है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। तो ये सिंपल वही चीज है, लेकिन स्क्रीन शेयर करो, रिकॉर्डिंग हो रही है, चैट ऑन कर दें। बच्चों आप लोगों को अब आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आई है, शो या आप लोगों को अब, चलें ठीक है, आवाज भी क्लियर आ रही है अब, चलें सही है। तो अभी हम जो चीज डिस्कस कर रहे थे वो बेस के बारे में था। बेस क्या है, वो ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है उससे हम बेस कहते हैं। और कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस हमने देखा था, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब बाकी सब बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, सिर्फ एक बच्चे को नजर नहीं आ रही। चले आ रही है, ठीक है। बच्चे मैंने बेस का ये समझाया है कि बेस वो स्पीशी है, जो वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे आपके सामने की एग्जांपल है अमोनिया। जब हम वाटर के अंदर अमोनिया को डालते हैं तो अमोनिया क्या करता है, प्रोटॉन को वाटर से ले लेता है। अब क्योंकि प्रोटॉन को ले रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो NH4 पॉजिटिव बना है, जो अमोनियम, इसको अमोनियम आयन पढ़ते हैं, जो अमोनियम आयन आपको मिला है, अब अमोनियम आयन के पास ये एबिलिटी है, टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सके, ठीक है। अब जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसे हम एसिड कहते हैं। अब जो, लेकिन ये एसिड बना कैसे है, ये बना बेस से है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। जैसे हम कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस पढ़ेंगे, ठीक है। आसान सी चीज है। आगे चलते हैं, अब बुक की तरफ आते हैं। बुक के अंदर जो एग्जांपल है, बुक के अंदर जो चीज है उसको हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल बच्चे दोबारा रिएक्शन कर सकता है, अगर आपको ये मैं लास्ट समझा दूं। आपके सामने ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, देख लो। ये जो एरोज हैं ये दोनों डायरेक्शन में है बच्चे। NH3 अमोनिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक वीक बेस है। अब वीक बेस को क्या करते हो, पानी के अंदर जब ऐड करते हो तो वीक बेस का काम क्या है, बेस का काम क्या है, वो पानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। आपके सामने क्या बन जाएगा, आपके सामने ये बी क्या है, ये बी बस जनरल बेस है, बी फॉर बेस। बेस कोई भी हो सकती है, NaOH भी हो सकती है, KOH भी हो सकती है, CH3OH भी हो सकती है। तो बेस कुछ भी हो सकता है, मैंने जनरल बेस ली है बी, ठीक है। आपने बी को पानी के अंदर डाला तो क्या होगा, बी का काम क्या है, बेस का काम क्या है, वाटर से प्रोटॉन को ले लेगी। ऐसी है। आपका रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। बेस ने जब वाटर के अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये बन के BH पॉजिटिव। ये क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस है, क्योंकि ये इसके पास अभी एबिलिटी है प्रोटॉन डोनेट करने की। साथ में क्या मिला आपको, साथ में हाइड्रोक्सल आयन मिला। क्लियर है इतना। अब केसी वैल्यू क्या होगी, केसी क्या होगी इस इक्वेशन के लिए। केसी आप लोगों ने मुझे लिख के बतानी है जल्दी, 1 मिनट के अंदर।
जल्दी बताना बच्चों, टाइम कम है और मैंने ये टॉपिक खत्म करना है। हाँ बिल्कुल, गुड बच्चे। केसी विल बी इक्वल टू केसी, आप सिंपल रूल याद रख लो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपने ऊपर रखनी है, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन आपने नीचे रखनी है, ये आपका केसी है। आपने क्या किया, प्रोडक्ट क्या है, BH पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव ऊपर रखा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ऊपर रखा, डिवाइड कर दिया B की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन से। अब क्योंकि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इधर भी वाटर लार्ज एक्सेस में है, तो वाटर आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि बेस का वाटर के साथ रिएक्शन किया हुआ है, तो अब अभी हम Ka नहीं लिखेंगे, जब Kc और वाटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका Kb बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहते हैं। तो आसान सी चीज है Kb। Kb की भी समझ लगी, Kb क्या है। अब देखें, Kb की इक्वेशन भी हमें ये बताती है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। Kb की वैल्यू ज्यादा, आपका बेस क्या है, स्ट्रांग है। Kb की वैल्यू कम, आपका बेस क्या है, आपकी बेस क्या हो जाएगी, वीक होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, क्या है, आपने बेस को पानी के अंदर डाला, बेस ने वाटर को हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, BH पॉजिटिव बन गया, साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। अब हमने Kc वैल्यू लिखी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपके, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो आपके ऊपर लिखते हो, रिएक्टेंट की आप नीचे लिखते हो। क्योंकि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है, वाटर लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, वाटर आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, Kc इंटू वाटर Kb बन गया, क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं। तो ये है जी आपका Kb। Kb भी आपको बताता है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। अगर Kb की वैल्यू ज्यादा है तो आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, अगर Kb की वैल्यू कम है तो आपकी बेस जो है वो क्या होगी, वीक होगी। तो ये है जी आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। कुछ वैल्यूज हैं वो देख लें। अब आपके सामने वैल्यूज आ गई हैं, आपको नजर आ रहा है कि Kb की वैल्यू जिसकी क्या है, कम है, वो क्या होगा, Kb की वैल्यू जिसकी कम है वो आपका वीक एसिड है, Kb की वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपके सामने कुछ मैंने लिख दिए हैं, एसिड नहीं सॉरी बेस है, तो कुछ मैंने बेसिस लिख दी हैं, वो आपके सामने हैं। बाकी टाइम खत्म हो गया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। वीक बेस तब होगी जब Kb की वैल्यू कम होगी, Kb की वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। बच्चे जितनी जल्दी आपको क्लास एंड होने करने की होती है, इतनी ही आप लोगों ने जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में भी देना है। बच्चे भी अपलोड नहीं, एक इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, फिर आराम से सुन लीजिएगा। ठीक है बच्चे, ओके बच्चों, खुदा हाफिज। लाजमी ये लेक्चर साथ साथ करिएगा, क्योंकि बाद में हमने इनको नहीं पढ़ाना, ना इनको हाथ लगाना है, टाइम बहुत कम होगा, इसलिए लाजमी पढ़िएगा।